सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मिडल ईस्ट में जो कुछ भी घमासान हो रहा है, अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से ईरान पर हमला की, ईरान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है अलग अलग। जो हमने देखा कि दुबई में भी कई मिसाइलें हैं वो गिरी हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, युद्ध जो है, जंग जो है, ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट जो दुनिया का अहम हिस्सा है और कई गल्फ़ कंट्रीज़ उसका हिस्सा हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह के विकसित और जो अच्छे मुल्क हैं उनमें जंग होनी चाहिए। ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का जो भी इशू है, जो भी मसला है, वो सत्ता परिवर्तन का मसला है। और इसको मैं सोशल मीडिया पर स्पेशली जो देख रहा हूँ कि ये धार्मिक लड़ाई जो बनाकर इसको लोग पेश कर रहे हैं कि ये मजहबी लड़ाई है मुसलमान की और यहूदी की, ये तो कम से कम नहीं है। उनको ये याद रखना चाहिए कि दुबई, ओमान, कतर, उर्दू और कुवैत, जितनी गल्फ़ कंट्रीज़ पर अटैक हो रहे हैं वो सब भी मुस्लिम हैं, वो यहूदी नहीं है। और इसराइल से कहीं ज़्यादा उन पर अटैक किया जा रहा है। तो इसलिए इसको मज़हब की लड़ाई तो हम नहीं देखेंगे, ये सत्ता की लड़ाई है। और ऐसे ही अगर लोगों को याद रहे, इतिहास भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह का हालात ईरान में 1977-78 की दहाई में थे, जब जस्ट पहले, यानी कि इनके सत्ता से पहले, जब इनकलाब का इन्होंने क्रांतिकारी हुई थी। तो वो तो मुल्कों में हालात आपस में होते रहते हैं, लेकिन जो हमारा भारतीयों का संदेश है वो ये है, हमारी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का भी यही संदेश है, उन्होंने सबसे बात की है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, युद्ध नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, मकान ज़िंदगी में इंसान मुश्किल से बनाता है, मकान ध्वस्त हो रहे हैं और उसमें सिविलियन मारे जा रहे हैं, हर तरफ सिविलियन मारे जा रहे हैं। देखिए, अब युद्ध हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम युद्ध नहीं, हमने बुद्ध दिया है और हम शांति की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर, लखनऊ में हमने देखा है, जम्मू कश्मीर हमने देखा है कि मुसलमान समुदाय सड़कों पर आ रहा है, हो हंगामा कर रहा है, पुलिस पर पथराव किया गया जम्मू कश्मीर में। हमने ये भी देखा कि लखनऊ में जिस तरीके से मार्च निकाला जा रहा है वो धीरे धीरे हिंसक रूप धारण कर लेता है। जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट होता है ईरान के समर्थन में, आप कीजिए समर्थन, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप उन्हें मानते हैं, अपना रहबर रहनुमा मानते हैं, समर्थन कीजिए। समस्या वहाँ आती है जब भारत का स्टैंड एक तरीके से क्लियर है कि अब हम इजराइल के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके से प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदार ठहराना कि प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे, ठीक उसके बाद इस तरीके की घटना हुई है, ये कितना उचित है? क्या मुसलमान भारत की प्रायोरिटी और ईरान के उस नेता की प्रायोरिटी के बीच में चूज नहीं कर पा रहे हैं? लखनऊ में या जम्मू कश्मीर में हमारे शिया समुदाय के लोग जो हैं वो उनके लिए मातम कर रहे हैं, गम कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन मैं चूँकि इस मौके पर उनसे ये बहुत अदब के साथ रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि ये मौका ऐसा है कि मैं ज़रा भी 19-20 कोई बात करूँगा फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो इसलिए आपके पीछे कौन पड़ जाएगा? यही जो लोग हैं सब जो कर रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मातम खूब करें, खूब धरने प्रदर्शन करें, लेकिन ये हमारा जो प्यारा भारत है जिसको बहुत एक एक फूल समो करके गुलदस्ता बनाया है, इसको आग ना लगाएं। आग लगा रहे हैं। समस्या यही तो है कि इस देश का मुसलमान समझ नहीं पा रहा है। क्या इस देश का युवा मुसलमान समझ नहीं पा रहा है? हमने देखा कि हमास के चीफ पर जब उन्हें मारा गया तो उसके बाद यहाँ पर जो है मातम शुरू हो गया, ऐसे नारे लगाए गए कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। वहाँ पर भी यहाँ इस देश का मुसलमान समझ नहीं पाया था, आप जैसे लोगों की बातों को वो समझ नहीं पा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि खamenei की मौत के बाद भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। तो क्या इस देश के मुसलमान को बार बार समझाना पड़ रहा है? क्या इस देश के मुसलमान को हर बार ये बोलना पड़ रहा है कि आपके लिए भारत प्रायोरिटी होना चाहिए, फिर भी वो नहीं समझते? सुन लीजिए, अब मेरी ही बात सुनिए आप बस। देखिए, जब यहाँ इस मुल्क में पहलगाम पर हमला हुआ, हमारे भारत के कितने 28-30 लोग मरे। लाल किले पर हमला हुआ, हमारे भारत माता का दिल जख्मी हुआ। उसमें कौन मरा, कितने मरे, ये विषय अलग है। मैं जब ये देखता हूँ कि उस वक्त ये सारे लोग कहाँ थे मातम करने वाले? नहीं थे। कहीं देखा आपने? नहीं देखा ना। ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ने की बात मैं हमेशा से कर रहा हूँ कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दो। देखिए,
हमारी मजहबी भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है। ये भारत है, ये देश जो कानून से चलता है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, हम उन पर अच्छा रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के दौरे करते हैं, वो भी एक दौरा था इसराइल का, और कोई किसी के मामलात में इंटरनली बहुत इंटरप्ट नहीं करता है, कोई नहीं करता है। और फिर वो तो शांति दूत हैं। आपने देखा कि यूक्रेन रशिया रहा हो, फिलिस्तीन इसराइल रहा हो, या अब ईरान, ये दुबई, जो भी कुछ रहा हो, हर जगह उन्होंने जंग बंद करने की बात की है, शांति की बात की है। हर जगह उन्होंने जो मध्यस्थता की है वो शांति के लिए की है, और कभी भारत इस तरह की एक तरफा किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं खुद परेशान हूँ भाई। लाखों लोग निकल आए हैं कश्मीर में, लखनऊ में, जयपुर में, और भी कई जगह निकल आए हैं। मैं खुद उनसे ये सवाल कर रहा हूँ। मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैं खुद आयतुल्लाह खामेनेई साहब से बहुत मोहब्बत, ताल्लुक़, उनकी इज़्ज़त मेरे दिल में है, उनकी शहादत का गम है। लेकिन क्या ये गम मुझे इस बात के लिए उकसाता है कि मैं अपनी पुलिस पर पत्थर बरसा दूँ? क्या मैं इस बात के लिए मुझे इजाज़त देता है ये गम कि मैं जो है पथराव करूँ, रास्ते रोकूँ, धरने प्रदर्शन में अपनी प्रॉपर्टी को, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाऊँ? नहीं, ये आपकी भारतीयता पर सवाल है, ये आपकी हुब्बुल वतनी पर सवाल है, ये आपके भारतीय होने पर सवाल है, और मैं ही कर रहा हूँ, किसी दूसरे को करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद तकलीफ़ है इस बात से कि जब देश में कोई घटना हो तो आपके मुंह पर इतनी बड़ी चुप्पी होती है जैसे फेविकॉल से चिपका दिया गया हो, और आपकी भारतीयता का पैमाना यहाँ डबल स्टैंडर्ड में आ गया है। आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि वाकई में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस देश की जो हमारी जो पॉलिटिक्स रही है, हमारी जो कूटनीति रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, आपको लग रहा है कि यही कारण है कि शायद हिंदुओं के मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं, और इसके कारण ही शायद भाईचारे की जो बात होती है उसमें कहीं ना कहीं खलल पैदा हो रही है? देखिए, कूटनीति तय करने के लिए हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय, फॉरेन पॉलिसीज़, पूरी एक कमेटी है, वो तय करती है। माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, देश चलाने वाले लोग हैं, और वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी तय होती है वो देश के नफ़े नुकसान में होती है, निजी कारण उसमें कोई नहीं होता। वो हम इजराइल के करीब जाएं, अमेरिका के करीब जाएं, हम ईरान के करीब जाएं, इनसे दूर हों, जो भी कुछ होगा वो देश के लिए होगा, देश के फ्यूचर के लिए होगा। अपने निजी कारण सरकार के किसी भी आदमी का उसमें कुछ नहीं होता है। ओवैसी हैं, अब हम बात करें, अगर भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर राजनीतिक रूप से हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं, माने जाते हैं। उनके जब ऐसे बयान आते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड नहीं लिया है, प्रधानमंत्री जी जो है वो बैकफुट पे है, या फिर एक हत्यारे का सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके की जब बात सामने आती है तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अगर ये बात है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने हत्यारा कहा है, नेतन्याहू को, हम भी मानते हैं वो हत्यारा है, लेकिन क्या खामेनेई साहब हत्यारे नहीं थे? अगर इनको अपना इतिहास याद है, देखो ये मैं बात बोल रहा हूँ, मेरा क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन बोल दे रहा हूँ चूँकि असली बात है और हकीकत है और झूठ नहीं है। ईरान में हुकूमत जब संभाली गई थी उसके बाद से और अब तक, और मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में, ख़ास तौर से शाम में बशारुल असद की हुकूमत में, लेबनान में कम से कम 50 लाख सुन्नियों का कत्ल हुआ है, 50 लाख सुन्नियों का। तो क्या वो हत्यारे नहीं थे जो उनका कत्ल करने वाले? क्या वो हिजबुल्लाह हत्यारा नहीं है? वो इराक का दाइश, जो वहाँ का दाइश है, वो हत्यारा नहीं है? मैं शियाओं के इतने कई बड़े संगठन जानता हूँ जो आज भी दुनिया में आतंकवादी की लिस्ट में हैं, और बशारुल असद की जब हुकूमत थी सुन्नियों को चुन चुन के सीरिया में मारा गया था, लाखों लोग कत्ल हुए हैं, खाना जंगी हुई हैं, बर्बाद हो गए हैं, नस्लें की नस्लें बर्बाद हुई, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, कुछ नहीं छोड़ा भाई। 50 लाख में 10 लाख तो बच्चे ही होंगे कम से कम, तो तब भी वो हत्यारा था, और मेरे ख्याल नेतन्याहू से बड़ा हत्यारा। तो इसलिए मैं सत्ता की जंग को, मैं इसको सत्ता की जंग देखता हूँ, मैं इसको मजहब की जंग नहीं देखता हूँ। और जब ये आपस में जंगें होती हैं तो फिर तो वो हत्यारे होते हैं, फूल तो बरसाता नहीं है कोई जंगों में। और रही ओवैसी साहब की बात कि वो प्राइम मिनिस्टर को क्या कह रहे हैं, तो जब वो देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो फॉरेन पॉलिसी चेंज कर ले, कौन मना करेगा उनको? अगर न करे नारायण, लेकिन अगर वो बन गए प्रधानमंत्री, शायद वह भी खamenei साहब की तरह बोल दे कि 9 साल की बच्ची की शादी हो सकती है, महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं रहेगा, उन्हें जो है आधा अधिकार मिलेगा, तो ये तो भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है, और भारत में ये पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसी सोच वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप उनकी नीतियों को, खamenei साहब की उन नीतियों को जहाँ पर वो इस तरीके के फरमान जारी करते हैं जो कहीं ना कहीं शरीयत से इंस्पायर हैं और लोकतंत्र को कहीं कमज़ोर करते हैं, उनके आधार पर आपको लगता है कि महिलाओं का भारत में ही प्रोटेस्ट करना जायज़ है क्या?
नहीं, देखिए ओवैसी साहब तो हैदराबाद के खामिना ही है, जाकर के देख लीजिएगा। हैदराबाद के खामे नहीं है। हाँ, कितना जुल्म उन्होंने वहाँ किया हुआ है और कितनी वहाँ हालात ख़राब, कितने लोगों की प्रॉपर्टियाँ कब्जा, कोई खिलाफ जाता है तो उसके बुलडोज़र फिरवा देते हैं मकानों पर, वो सब मैं जानता हूँ, इसलिए इन बातों से कुछ नहीं। उनको तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का विरोध करना है। मैं सिर्फ अपने भारतवासियों से दो अपील करता हूँ, किसी भी समुदाय के हों, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, भारतवासी, हमारी आत्मा जो है वो भारतीय होनी चाहिए और हमें अपनी आत्मा से अपने देश के एक एक कंकर पर उसके सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा मजहबी भावनाएं सऊदी से जुड़ी हों, हमारी मजहबी भावनाएं ईरान से जुड़ी हों, हमारी मजहबी भावनाएं अमेरिका से, इसराइल से जुड़ी हों, हमारी मजहबी भावना फ़िलिस्तीन से जुड़ी हों, कहीं से भी जुड़ी हों, लेकिन हम भारतीय हैं। अगर हमें कोई काम करना है तो हम भारत के कानून को जान करके, संविधान को समझ करके, उसका उल्लंघन ना करके, भारत की एक एक चीज़ की सुरक्षा करके तब आगे बढ़ें। ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ये गम के साथ साथ, गम तो है, मैं मानता हूँ, मैं इसका इनकार नहीं करूँगा, गम हमको भी है, सबको होना चाहिए, बुरा हुआ है, लेकिन इस बात का वो ख्याल रखें कि पुलिस भी हमारी है, देश भी हमारा है, मार्केट भी हमारी, दुकानें भी हमारी, सड़कें भी हमारी, सब कुछ हमारा है। इस भारत को, इस देश को एक कंकर का भी नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मेरे मन में ये सवाल है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के मुसलमान, समझदार मुसलमान इसका जवाब भी मुझे देंगे कि जब पहलगाम हुआ तो ये भीड़ कहाँ थी, जब लाल किला हुआ तो ये भीड़ कहाँ थी, और उससे पहले जो है पुलवामा हुआ तो ये भीड़ कहाँ थी। ये भीड़ जब अपने देश में घटनाएं होती हैं, अगर ये भीड़ तब भी आती है और आज भी आती है तो हम इसका सपोर्ट करते हैं, हर हिंदू सपोर्ट भी करता है, पूरा देश सपोर्ट करता है। और अब इनकी भारतीयता पर, इनके डबल स्टैंडर्ड पर हमें सवाल है। आपको लग रहा है कि वाकई में ये सवाल निशान खड़ी करता है? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छी बात भी कही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर उनके, अब सोनिया गांधी जी का ये बयान आया है कि प्रधानमंत्री इजराइल गए, 48 घंटे के बाद में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, ये वारदात हुई। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके भी ऐसे बयान आए, तमाम लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, वो तो और भी कहीं अपनी भाषा को भी भूल चुके हैं और अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, या फिर जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली है, एक तरीके से पूरे विश्व में अफरा तफरी है और भारत आज भी सुरक्षित है, आपको सही लगती है उनकी विदेश नीति? देखिए, मोदी जी एक डिसीजन लेने वाले लीडर हैं। भारत को ऐसा लीडर बहुत ज़माने के बाद मिला है। और मैं जो आपने कई नाम लिए हैं, मैं कई लोगों की जो है वो भाषा, अमर्यादित भाषा बोलने की और उसको उलांघने की आदत होती है, वो करते हैं। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस। पूरे मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को तो उनकी फिक्र है। और मोदी जी, आपने देखा होगा इस बीच भी दुबई से कल ही एयर इंडिया का विमान वापस आया है काफ़ी लोगों को लेकर के। आपने ये देखा होगा कि जब पहले 6 महीने पहले भी ईरान और इसराइल आपस में भिड़े तो कैसे ईरान से लोगों को माने मोदी जी ने मंगाया था, यूक्रेन से कैसे लाए थे ऑपरेशन करके। मोदी जी और उनकी टीम भारतीयों के हृदय में बसी है, भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक शख्सियत हैं वो, भारतीयों के लिए खुद एक इतिहास है मोदी जी। और मैं समझता हूँ कि पिछले आज़ादी से और अब तक इतनी बेहतरीन कूटनीति और इतना बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी और इतना शानदार नेतृत्व, इतनी शानदार क़यादत, इतना सब कुछ और एकदम सुप्रीम लीडर की तरह, तो ये भारतीयों को दोबारा शायद कभी नसीब नहीं होगा। अब हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। और ये अमर्यादित भाषा बोलने वालों को कभी अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या उनका दिल भी ये बात कहता है? जो ये संजय सिंह हो, ये दूसरे हों, शायद रात को बैठ करके सोचते होंगे कि यार राजनीति के लिए ये सब बोल रहे हो, लेकिन मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में किसी के पास। तो इसलिए यही वजह है, यही कूटनीति है कि आज हम सबसे अधिक सुरक्षित भी हैं। और भारत में वाकई में दूर दूर तक ऐसी किसी घटना का हमें न डर है, न फिक्र है। और बाकी तमाम देशों में तो आपने भी देखा है हालात। भारत का ही खुद का आप अंदर का इतिहास देखेंगे तो गद्दारों की एक लंबी लिस्ट थी। कश्मीर साल के 8 महीने बंद रहता था, कर्फ्यू होता था। लाल चौक तो साल के 10 महीने बंद रहता था, पत्थरबाजियाँ होती थी। आज लश्कर-ए-तैयबा, आज जैश ए मोहम्मद, आज हिजबुल मुजाहिदीन, आज फलाने, आज ढिमके, आज सीमी, आज कुछ न कुछ होता था। कहाँ गए सब? ये तो कुछ कब्र के नीचे है, मिट्टी में है। और उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, उन्हें जो है ये बात खटक रही है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो इजराइल कहीं न कहीं ईरान को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उन्हें जो है निंदा करनी चाहिए। वो सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी, जबकि उनकी ही अपने जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो हालत उनके समय में भी बहुत बुरे रहे हैं। देखिए, सुनिए,
या तो आतंकवाद से जुड़े हुए लोग मिट्टी में हैं या जेलों में हैं। जी। वो क्या है, वो यासीन ने क्या नाम है जो पाकिस्तान से, यासीन मलिक, पाकिस्तान से जो फंडिंग लेके यहाँ बच्चों को मरवाता था और ख़ुद के बच्चे जो है वो कहाँ रहते हैं, देखो पाकिस्तान में बसे हैं जा करके। मोदी जी ने इस मुल्क का फंडिंग का भी जो एक बड़ा मंडल था वो तोड़ दिया है और आतंकवाद का भी तोड़ दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने कहा है, मोदी जी ने, कल ही आपने मीडिया में पढ़ा होगा, इसराइल से भी बात की है, मोदी जी ने गल्फ कंट्रीज़ के सारे लोगों से बात की है। वो शांति के लिए, मैं कह रहा हूँ लाखों भारतीय हैं वहाँ पर, उन सब के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, एक एक भारतीय के लिए वो कोशिश करते हैं। और पूरी दुनिया में वो शांति के लिए हमेशा कोशिश करते रहे, कोई नया काम नहीं है। मोदी जी हमेशा कोशिश करते रहे कि शांति रहे। अब यहाँ लोग क्या कह रहे हैं, भाई विपक्ष तो पुलवामा पर भी सवाल कर रहा था, इनको तो पहलगाम पर भी शर्म नहीं आई, इनको तो लाल किले में भी हिंदू मुसलमान दिखने लगा था। तो इसलिए मैं इनसे अब क्या कहूँ, ये तो अमर्यादित लोग हैं। मैं तो इनसे, भारत के लिए एक एक पल जो मोदी जी की क़यादत में गुजर रहा है वो बड़ा शानदार है और हम तो उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं। आज भारत को आप देखिए, गल्फ़ कंट्रीज़ में ये मुसलमानों की दुहाई देते हैं सबसे ज़्यादा। आप चलिए दुबई, आप चलिए मिस्र, आप चलिए सऊदी, मैं खुद जाके आया हूँ। भारतीयों की इज्जत किसी भी दूसरे एशिया की कंट्री के लोगों से बहुत ऊपर गई है। मोदी जी के आने के बाद ये बदलाव आया है। बिल्कुल आया है। सऊदी में 5 साल के बच्चे से भी पूछ सकते हैं आप मोदी जी का नाम। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रम्प से भी ज़्यादा, रशिया के पुतिन से भी ज़्यादा अगर पॉपुलैरिटी किसी, और मोहब्बत के साथ जी। आपने ये भी देखा होगा कि पूरी दुनिया के जितनी इस्लामिक बड़ी कंट्रीज़ हैं, सऊदी से लेके मिस्र तक, सर्वोच्च सम्मान अवार्ड इनके पास है जी। तो इसलिए इससे ज़्यादा सम्मान और किसी प्राइम मिनिस्टर को मिला भी नहीं। हमारी दुआएं हैं, और भारत उनके दौर में इतनी तरक्की कर रहा है, विकसित हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो इसलिए हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। देखिए, मुफ्ती साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर किसी के लिए वो देश पहले होना चाहिए। खामेनी साहब की मौत पर अगर किसी को खुशी है, किसी को दुख है, तो वो उनका निजी मसला है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते तमाम लोग जो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ने उन्हें साफ तौर पे कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी भारतीयता को प्रथम रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन जीतू के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।